हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। आज है 25 सितंबर। ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कर्नाटका हाई कोर्ट अपहोल्ड नोड फॉर प्रोब अगेंस्ट सीएम। जो कर्नाटका में सीएम के अगेंस्ट इंक्वायरी के लिए गवर्नर ने क्या दे दी थी, परमिशन दे दी थी। कर्नाटका के जो गवर्नर थे, अब सीएम के अगेंस्ट क्या आरोप लगे हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे, ठीक है, 56 करोड़ का, ठीक है, इलीगल अलॉटमेंट की है साइट्स की। बहुत सारी साइट्स हैं जो, ठीक है। कहाँ? मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहाँ? मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं मुद्दा। ठीक है। तो ये है बात। तो अब गवर्नर ने परमिशन दी थी, सीएम के अगेंस्ट इंक्वायरी होगी। तो इसमें यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है। एक तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो सेक्शन 17A है वो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद क्या है? On the governor power, the court said the governor in normal circumstances has to act on aid and advice of council of ministers as per article 163। 163 आर्टिकल के अकॉर्डिंग गवर्नर को कैसे काम करना पड़ता है? ऑन एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो वैसे तो 163 आर्टिकल के अकॉर्डिंग एड एंड एडवाइस ऑफ जो मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उस पर काम करते हैं गवर्नर। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट। अब गवर्नर के बारे में हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। कुछ रिकमेंडेशन दी थी गवर्नर के ऑफिस को। वैसे तो गवर्नर के को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मेजर रिकमेंडेशन क्या है इंप्रूव करने के लिए गवर्नर ऑफिस को? इंडिया की फेडरल पॉलिटी को। ठीक है। तो एसआर बोमाई केस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, ठीक है, इस केस में क्या था? लिमिट कर दी थी गवर्नर की जो पावर है, ठीक है, कि ऐसे ही नहीं कि 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कभी भी आप इमरजेंसी लगा के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते। ठीक है। द फ्लोर ऑफ द असेंबली इज द ओनली फोरम दैट शुड टेस्ट मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डेट, नॉट द सब्जेक्शन ओपिनियन ऑफ द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द गवर्नर। पहले फ्लोर टेस्ट कराना होगा कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है या नहीं, उसके बाद ही गवर्नर क्या कर सकते हैं? डिसमिस कर सकते हैं गवर्नर। ठीक है। ये कौन सा केस था? एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। एक केस है रामेश्वर प्रसाद केस। ठीक है। ये वही बात है, मतलब गवर्नर सब्जेक्टिव असेसमेंट के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते, वही मतलब कि प्रेसिडेंट रूल के लिए। उसके बाद बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या बोला गया था कि बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है जो, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं गवर्नर को बिना किसी रीजन के। बट ये जो एक्सरसाइज है आर्बिट्रेरली यूज नहीं की जा सकती, बिना अनरीजनेबल मैनर में अपने आप मन मर्जी हटा दिया। यू डिसमिस तो कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन आर्बिट्रेरी मैनर में यूज नहीं की जा सकती। एक है सरकार या कमीशन। तो उन्होंने बोला था गवर्नर क्या होना चाहिए? डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक। कहीं पे पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए गवर्नर का। ठीक है। और गवर्नर का टेन्योर 5 साल होना चाहिए, उसको पहले हटाया नहीं जाना चाहिए एक्सेप्ट इन रेयर एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है वेंकट सलिया कमीशन। इन्होंने क्या बोला था? गवर्नर की अपॉइंटमेंट एक कमेटी के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें कौन होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट। अगर गवर्नर जो फिक्स टर्म है उससे पहले हटा दिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से कर सकती है।
अगर हटाना है तो। पंची कमीशन ने क्या बोला था, जो गवर्नर ऑफिस है वो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट से काम करता है, तो वो डिलीट हो जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से ही गवर्नर को हटाया जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था गवर्नर के बारे में, ये था मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वैसे गवर्नर के बारे में और भी ज़्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है जैसे। ठीक है, क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर, कंडीशन ऑफ ऑफिस, तो ये सारी चीज़ें गवर्नर के बारे में। जेलेंस्की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले हैं, उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया ग्रेटिट्यूड कि इंडिया जो एफर्ट कर रहा है पीस के लिए। जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को कंसीडर किया है, जो कि सब कोटा क्लासिफिकेशन के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आई होप कि हम डेली बात करते ही हैं। ठीक है, सब कोटा क्लासिफिकेशन क्या है कि जो एससी और बीसी, एससी और ओबीसी कास्ट हैं, इनके अंदर भी सब कास्ट हैं ऑलरेडी, तो उनमें से एक या दो कास्ट ही रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है, सभी कास्ट को वो इक्वली मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद क्या, वी वांट आंसर पैक्स कोर्ट सिक रिपोर्ट ऑन स्टबल बर्निंग फ्रॉम पैनल ऑन एयर क्वालिटी। स्टबल बर्निंग से जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, तो उससे एयर क्वालिटी पे जो इम्पैक्ट होता है, उस मतलब कि उससे क्या इम्पैक्ट होगा, और उसकी रिपोर्ट मांगी है किससे, CAQM से। ठीक है सर, CAQM क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो ये बना कब था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी, उसको डिसमिस करने के बाद, डिजोल्व करने के बाद ये बना था। ठीक है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR, CAQM, the monitoring and management of air quality in the Delhi NCR region has been done by multiple body। बहुत सारी बॉडीज हैं जो मॉनिटरिंग करती हैं एयर क्वालिटी की, उनमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जो अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इन टर्न आर मॉनिटर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, which monitor air pollution as per judgment of MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इन्वायरमेंट को राइट टू लाइफ बोल दिया गया था। ठीक है, का एक पार्ट बोल दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने एक EPCA बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, इन्वायरमेंट कंट्रोल प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, 1998 नेशनल कैपिटल रीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको डिजोल्व कर दिया गया और एक नया कमीशन बनाया गया। इस कमीशन का क्या नाम था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR। कमीशन क्या होगा, कमीशन हेड किया जाएगा एक फुल टाइम चेयरपर्सन के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या फिर चीफ सेक्रेटरी होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। चेयरपर्सन जो है उनकी एज जो है या तो 3 ईयर हो सकेगी, होल्ड द पोस्ट फॉर 3 ईयर, मतलब पोस्ट पे वो या तो 3 साल तक रह सकेंगे, या जब तक उनकी एज 70 नहीं होती, 3 ईयर और 70। इट विल हैव मेंबर फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्री, और स्टेक होल्डर से भी मेंबर होंगे, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। पावर क्या होंगी इसकी, एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी के मैटर में जो ये है CAQM, ये सुपरसीड कर सकता है ऑल एग्जिस्टिंग बॉडीज को, जैसे CPCB को, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पोल्यूशन बोर्ड हैं उनको डायरेक्शन भी इशू कर सकता है ये स्टेट्स को। ठीक है, और इसके पास पावर होंगी इंप्लीमेंट करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। ठीक है, तो अगर डिस्प्यूट हो जाता है कमीशन के बेस में,
तो ये CAQM को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन फॉलो नहीं की जाती तो इसके पास पावर है इम्पोज करने के लिए फाइन 1 करोड़ या फिर जुर्म 5 साल तक की सजा। ठीक है, तो ओनली द NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये कब बना था सर? ये बना था 2010 में। नॉट सिविल कोर्ट इज ऑथोराइज टू हियर केसेज वेयर द कमीशन इज इन्वॉल्व। जब भी CAQM से रिलेटेड केसेज होंगे तो सर एंड मैम जो NGT है वो वही उन केसेज को सुन सकेगा। ठीक है, NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में NGT एक्ट से बना था। इंडिया थर्ड कंट्री था NGT बनाने वाला। ठीक है, तो EPCA जिसको रिप्लेस किया CAQM ने वो 1998 में बनी थी। और EPCA एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट से लेजिटिमेसी लेती थी। ठीक है, तो फिर नया कमीशन आया था स्टेबल बर्निंग के मेजर इशू पे, ये मतलब कि अपनी एडवाइजरी जारी करता है। तो ये था स्टेबल बर्निंग के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर वन ऑफ द 4 बुलवार्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में से एक है। 4 बुलवार्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कौन कौन है? ये मेंस में लिख सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, UPSC, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, UPSC। फोर्थ आप बताइए, फोर्थ बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कैग। ठीक है, उसके बाद है NIA। NIA सर्च किया 11 लोकेशन तमिलनाडु में। NIA से रिलेटेड कब बनी थी NIA? 2008 में, NIA एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है जी इंडिया की जो मोदी की जो विजिट हुई है न्यू दिल्ली में, उस पे क्या क्या आउटपुट है। ठीक है, देखो क्वेड की जो मीटिंग हुई थी वहां गए थे, वो थोड़ी लेट हुई है क्वेड की मीटिंग। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है सभी चारों क्वेड कंट्रीज में। इसमें क्वेड की मीटिंग डिले के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू हुई है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? द ज्वाइंट स्टेटमेंट वाज नोटेड फॉर इट्स शार्प लैंग्वेज ऑन चाइनीज एग्रेशन इन द साउथ चाइना सी एज वेल एज रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रसिया ने जो इन्वेजन कर रखा और चाइना का जो एग्रेशन है साउथ चाइना सी में, वेयर लीडर अपहेल्ड द UN चार्टर ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि चाइना और रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, हर कंट्री अपने आप में सोवरन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत सारे इनिशिएटिव अनाउंस किए गए। ठीक है, तो उससे चाइना को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब मिलके उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और ऐसा हो भी रहा है। जैसे एक इनिशिएटिव था क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन फॉर 2025, और ए मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक मैत्री। उसके बाद था मैरीटाइम लीगल डायलॉग टू सपोर्ट रूल बेस्ड ऑर्डर। ये सारे। ठीक है, हालांकि इंडिया ने थोड़ा सा हेजिटेशन दिखाया है क्वेड की जो मिलिट्रीज हैं उनको ज्वाइन करने में। ठीक है, तो अब इंडिया उसमें अभी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया को चाइना को भी बैलेंस करके चलना है। क्वेड कंट्री ने एक नया इनिशिएटिव कैंसर मोनसूट के नाम से कमिट किया है, कैंसर से फाइट करने के लिए, जो कि कैंसर जो क्वेड की वैक्सीन, जैसे क्वेड ने अपनी एक वैक्सीन चलाई थी कोविड के टाइम पे, ऐसे ही ये क्या है, कैंसर मॉनसूट सर्वाइकल कैंसर के लिए है ये। ठीक है, तो प्रोग्रेस बहुत सारे बाकी फ्रंट पे भी काम कर रहा है क्वेड। मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन एंड इंडिया एक्वायरिंग प्रीडेटर ड्रोन, इन सब पे काम कर रहे हैं। एक पन्नू का केस हुआ था जिसमें NS से अजीत डोवाल को वहां मतलब कि कोर्ट में बुलाया गया था, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब वहां उसके ऊपर भी डिस्कस हुआ है। और द मैसेज फ्रॉम वाशिंगटन अपीयर टू दैट पन्नू केस कैन नॉट बी ओवरलुक्ड।
उसके बाद है मोदी जी ने यूएन में जो बाइलेटरल मीटिंग हुई है यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की उनके साथ हुई है। तो मोदी जी ने क्या बोला है? मोदी जी सेड दैट नाउ ए इंडिया इज नाउ ए स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की स्ट्रॉन्ग वॉइस है और वाज टेकिंग अप कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्री ऑन द कन्फ्लिक्ट विद द ग्लोबल लीडरशिप। डेवलपिंग कंट्री के कंसर्न ले रहे हैं एट द यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर। यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर में उन्होंने क्या बोला, ये आप डायरेक्ट अपने ऑप्शनल में यूज कर सकते हो। द सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी वुड डिपेंड अपॉन इट्स कलेक्टिव स्ट्रेंथ नॉट इन द बैटल फील्ड। ठीक है, जो सक्सेस है ह्यूमैनिटी की वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ में है, ना कि बैटल फील्ड में। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एज ए वेल राउंडेड एजुकेशन। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, उसके बारे में बोला गया कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो पुराने धर्रे पे एजुकेशन चल रही थी वो उसको थोड़ा सा इनोवेटिव वे से लेके आने की ट्राई किया गया है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी, ये 2020 में आई है थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। इसमें ना एक तो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है किसको, कि हम क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो कोर्स है वहीं से, जैसे अटल टिंकरिंग लैब है, लैबोरेटरी है, असाइनमेंट, योगा, कुछ भी काम करके, मतलब स्टडी के साथ इनोवेटिव कुछ भी अच्छे काम, उससे हम क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी है, डायनमिज्म है इसमें। ठीक है, उसके बाद मतलब कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक अप्लाई नहीं किया। जब वो इसको हायर इंस्टीट्यूशन अप्लाई करेंगे तभी ये अपने पर्पज को पूरा कर पाएगी। ठीक है, तो continuous adaptation is the key. Let us not promote an elitist brand of higher education by not supporting reform in higher education. These reform are necessary for democratization of education. ये important कीवर्ड है, democratization of education जरूरी है, and social equality। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए हमें क्या है, फ्यू हिंडर एफर्ट। हमें सिर्फ हायर एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं करने हैं, उसको और इनोवेटिव वे से अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो अगर हम कुछ हिंड्रेंस की वजह से वहां रुक गए तो फिर वो हम मतलब पूरे रिफॉर्म को लेके नहीं आ पाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करती है, रिसर्च की बात करती है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। नर्सरी का काम करेंगे स्कॉलर के लिए हायर एजुकेशन। ठीक है, बट सच यूनिवर्सिटी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एंड इन इटसेल्फ। सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं, रिसर्च को हर जगह प्रमोट किया जाना चाहिए, स्किल ट्रेनिंग को। ठीक है, वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग में क्या है, इंस्टीट्यूशन एम्फेसाइज कर सकते हैं वोकेशनल और स्ट्रिंग जो स्किल ट्रेनिंग है उस पे, फंडामेंटल रिसर्च पे, इनोवेशन पे। ठीक है, इंटरकनेक्टेड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एनएस इस एजुकेशन पॉलिसी का, हेल्प करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वो बैलेंस कर सके वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग में, नॉलेज जनरेटिंग एकेडमिक परस्यू सो दैट हायर एजुकेशन प्ले ए पाइवोटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें इंडिविजुअल के फ्यूचर में और सोसाइटल प्रोग्रेस में। वी मस्ट री इमेजिन आवर हायर एजुकेशन करिकुलम बाय इंटीग्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल बेस्ड कोर्स को हमें मतलब कि उसमें इनकुलेट करना चाहिए, इनकुलकेट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एंड इकोनॉमिक पावर हाउस एंड टेक्नोलॉजिकल लीडर। ये देखो कितने अच्छे हैं, इकोनॉमिक पावर हाउस और टेक्नोलॉजिकल लीडर अगर हम इंडिया को बना सकें तो। दूज हु अपोज दिस फ्लेक्सिबिलिटी, जो इस फ्लेक्सिबिलिटी को अपोज करते हैं इन हायर एजुकेशन करिकुला एंड इंसिस्ट द यूनिवर्सिटी शुड बिकम इलाइटिस्ट ओनली, ओनली सो अनरीजनेबल एंड आउटडेटेड व्यू। जो सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी सिर्फ क्या है, इलाइटिस्ट लोग ही वहाँ रिसर्च कर सकते हैं, तो ये अनरीजनेबल व्यू है और आउटडेटेड व्यू है। हमें इंक्लूसिव अप्रोच अपनानी चाहिए एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है नेविगेटिंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। अब ये बोल रहे हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है, मतलब पैसे लेके दूसरे देश में भाग जाते हैं लोग। ठीक है, उसको हमें अलग अलग लॉ हैं डिफरेंट कंट्री में, यूएन के भी लॉ हैं। ठीक है, मॉडल लॉ है यूएन का भी। ठीक है, एक्सेस रिकॉग्निशन कोऑपरेशन, वो इंडिया क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा। ठीक है, इट्स पोटेंशियल बेनिफिट हैव बीन रिकॉग्नाइज, और बहुत सारी कंट्री ने इस जो यूएन का लॉ है उसका फायदा भी उठाया है। बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी भी आई है,
इंडिया भी एक कोड लेके आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और इकोनॉमिक सर्वे as well as Indian government economic survey 22. However, progress on the adoption of the model law has been slow. लेकिन उतने अच्छे से हमने उसको अच्छे से अडॉप्ट नहीं किया है। जो UNCITRAL है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, केवल 60 ही कंट्री है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है, और इसकी जो ये मॉडल लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफी वेरिएशन है, ठीक है। तो इंडिया को अभी भी ये मॉडल लॉ है, अब अभी भी एडॉप्ट करना, इंडिया ने भी अच्छे से एडॉप्ट नहीं किया है, तो फिर से इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है कि फिर से कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी तब एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की इफिशियंसी को इम्प्रूव करना है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और टेक्नोलॉजी के थ्रू जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, the union budget while in support of improving IBC efficiency through technology platforms, augmenting judicial infrastructure was also silent on this issue. इस इश्यू पे जो यूनियन बजट है वो भी क्या है, साइलेंट है। हाँ, तो एट प्रेजेंट इंडिया सिर्फ कुछ जो लिमिटेड प्रोविजन है उन्हीं पे रिलाई कर रहा है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर के, जिसमें क्या एफटीए हैं, सीईसी हैं, सीईपीए हैं, ये सब साइन कर चुका है इंडिया, और इंडिया सोचता है कि ये सब इससे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एफटीए सीईए ये काफी इंपॉर्टेंट तो हैं, ठीक है, लेकिन इनका स्कोप लिमिटेड है, ठीक है। तो हमें मॉडल जो लॉ है, जो यूएन CITRAL ने वो किया है वो लागू करना चाहिए। एज रिगार्ड द मॉडल लॉ, while well recognized, the ground level verdict is not out whether it is the optimum solution easily implementable in a country with diverse legal. There have been alternate perspective from some scholar noting that international treaty framework protocol can be tailor-made to address individual case. This may be effective while complementing the existing system. तो ये काफी अच्छा, मतलब कि काफी इफेक्टिव हो सकता है। चार जो हमने FTA साइन किए हैं, सिमिलर एग्रीमेंट with several nations, hence pending adoption of model law there is little reason why such FTA cannot cover insolvency. तो फिर ये insolvency को कवर क्यों नहीं कर रहे? There can be complementary integration of cross border provision in FTA equivalent. In their present form, these agreement capture dispute, IPR, even sustainability, but mostly ignore insolvency. तो ये insolvency को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। Interestingly, the vacuum is not found only in bilateral agreement, but even in WTO से related World Trade Organization report which omit explicit discussion cross border insolvency, उसमें भी पाए जाते हैं। Therefore, there need to be a more ingrained appreciation of importance of sound insolvency law. Sound important, हमें insolvency law अच्छे से अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो और मॉडल जो लॉ है जो कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे है उसको एडॉप्ट करना होगा, तभी हम इनको अच्छे से इफेक्टिवली मतलब कि लेके आ सकते हैं, लागू कर सकते हैं। फैक्ट चेकिंग यूनिट पे लगातार एडिट आर्टिकल आ रहा है, वो हमने पहले वाले में भी डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी डिस्कस कर लिया है। तो ये इनवैलिड क्यों बोला, क्योंकि आर्टिकल 19 के अगेंस्ट फैक्ट चेकिंग यूनिट, ठीक है। गुड बिगनिंग से इंडिया ऑन यूएनएससी ने एक एजेंडा निकाला है, रिफॉर्म एजेंडा, इसके ऊपर आर्टिकल आएगा, इंक्लूसिव यूएन, ठीक है,
ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, रिफॉर्मिंग यूएन सिक्योरिटी। ठीक है, तो रिफॉर्म करने के लिए लॉन्ग पेंडिंग जो रिफॉर्म थे उनको करने के लिए यूएनएससी ने एक वो निकाला है डॉक्यूमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा हो गई है, कम नहीं हुई है, ये बोला है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एक होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो इजराइल ने वही कंस्ट्रक्शन वर्कर की और ज्यादा डिमांड की है इंडिया से स्किल वालों की। मोस्ट जीएसटी नोटिस ड्यू टू डाटा मिसमैच, डाटा मिसमैच की वजह से आते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम टेक्नोलॉजी का यूज करेगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। वर्ल्ड इज एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बाइडेन से इन द फाइनल स्पीच। फाइनल यूएन स्पीच में बोला कि वर्ल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, इन्फ्लेक्शन, ठीक है, तो मतलब एकदम से कुछ ना कुछ टर्न आएगा, वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, इतने ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये एडिटोरियल डिस्कस किया और पूरा न्यूज़पेपर डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स ए लॉट, टेक केयर।